नमस्कार छात्रों। आज हम 11वीं कक्षा की जो कविता नंबर 3 है 15 अगस्त उसके बारे में जानकारी लेंगे। अब देखिए 15 अगस्त आपको सभी को पता है, यह जो तारीख है या इस बारे में अगर हम जानकारी लेने का प्रयास करेंगे तो ये तारीख हमारे देश के लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। और आप सभी को पता है कि 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। लेकिन कुछ लोगों को सिर्फ ये पता है कि हमें आज़ादी मिली है, लेकिन वो आज़ादी हमें ऐसे ही नहीं मिली हुई है। तो उस आज़ादी को पाने के लिए हमारे देश के छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक, हर नौजवान ने, हर बूढ़े व्यक्ति ने, हर धर्म के, हर मज़हब के, चाहे वो महिला हो, चाहे वो पुरुष हो, हर एक व्यक्ति ने अपने अपने तरीके से, अपने अपने काबिलियत के हिसाब से अपना अपना योगदान दिया, तब जाकर हमें ये आज़ादी मिली हुई है। तो जब आज़ादी मिली तो हमें अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो 15 अगस्त को यहाँ से हमारा देश छोड़कर अंग्रेज़ चले गए तो तुरंत हमारा देश खुशहाल या सब यहाँ चारों तरफ खुशियाँ ही छाई हुई थी, चारों तरफ खुशियों की लहर फैली हुई थी या चारों तरफ खुशियों की लहर थी। लेकिन सब खुश नहीं थे, क्योंकि शासन करने वाले जो राज करता है वो यहाँ से चले गए, लेकिन बाकी के जो उनके बाकी हमारे देश के ही जो लोग थे, जो अंग्रेज़ों के यहाँ पर जो भी नौकरी करते थे, उनके पास काम करते थे, ऐसे लोग तो इसी देश में रहे हुए थे। लेकिन जब यहाँ से अंग्रेज चले गए, हमें आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद हमारे सरकार के सामने उस समय की जो राजनीतिक सरकारें हुआ करती थी, हमारे देश की जो भी सरकार थी, उनके सामने कई सारी चुनौतियां सामने खड़ी थी। तो उन चुनौतियों को पूरा करना उस समय सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, और उस चुनौती को पूरा करने के बाद हमारे देश के लोगों को एक अच्छा विश्वास दिलाना था कि हमें आज़ादी का क्या हमारे जीवन में महत्व है। तो ऐसे ही यहाँ पर इस कविता के माध्यम से जो कवि है गिरिजा कुमार माथुर जी, उन्होंने यहाँ पर कुछ बातें समझाने का प्रयास किया हुआ है। अब जब ये समझाने का प्रयास किया हुआ है तो उसमें सबसे पहले हमें कवि परिचय देखना है। कवि परिचय में गिरिजा कुमार माथुर जी का जन्म 22 अगस्त 1919 को मध्य प्रदेश के अशोकनगर में हुआ, और उनकी प्रारंभिक जो पढ़ाई है, उनकी प्राथमिक जो भी शिक्षा है, वो कहा जाता है कि वो झांसी में हुई। उसके बाद की जो भी पढ़ाई है, स्नातकोत्तर शिक्षा उन्होंने लखनऊ में प्राप्त की। अब पढ़ाई पूरी करने के बाद गिरिजा कुमार माथुर जी ने ऑल इंडिया रेडियो, दिल्ली आकाशवाणी तथा लखनऊ में उन्होंने कुछ नौकरी का काम किया है। उसके बाद कहा जाता है कि उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ न्यूयॉर्क में भी का इंफॉर्मेशन अधिकारी के रूप से, सूचना अधिकारी के रूप में उन्होंने वहाँ पर अपनी जो भी नौकरी की या पदभार संभाला था। ऐसे महान कवि गिरिजा कुमार माथुर जी की मृत्यु 1994 को हुई। तो गिरिजा कुमार माथुर जी ने कुछ किताबें लिखी हुई, जिसमें प्रमुख रूप से उनके काव्य संग्रह ही है। अब काव्य संग्रह में मंजीर है, नाश और निर्माण है, धूप के दहान है, शिलापंख चमकीले है, जो बन नहीं सका, साक्षी रहे वर्तमान, मैं वक्त के हूँ सामने, ये उनके कविता संग्रह या काव्य संग्रह है। अब उसके बाद आता है कविता। अब कविता में ध्यान दो। अब कविता जो है उसके बारे में हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले पहला जो चरण है उसमें उन्होंने समझाने का प्रयास किया हुआ है कि आज जीत की रात पहिरो ये सावधान रहना, खुले देश के द्वार आंचल दीपक समान रहना। अब देखो यहाँ पर माथुर जी ने कहा कि आज जश्न मनाने की रात है, आज जीत की रात है, यानी हमें आज़ादी मिली हुई है, तो चारों तरफ खुशियों की लहर है, तो हमें वो आज़ादी मनाने का मौका मिला हुआ है, वो हमारा मौका है, उसे हमें खुशियाँ भी मनानी चाहिए। लेकिन खुशी मनाते मनाते हमें और एक बात का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा कि जिस प्रकार से हमें आज़ादी मिली थी, उसी प्रकार से हमसे कुछ घंटों पहले पाकिस्तान को भी हमसे अलग किया गया था, उन्हें भी आज़ादी दी गई थी, एक नया राष्ट्र निर्माण किया गया था कि जो हमारा ही पहले हिस्सा हुआ करता था। तो उस समय हमारे देश की और पाकिस्तान की कुछ सीमाएं तय नहीं की गई थी, तो जिसके कारण कहा गया कि हमारे उस समय सैनिक उतने तादाद में थे नहीं कि जो
हमारे देश की रक्षा उतने अच्छे ढंग से कर सके। तो इसीलिए कवि ने कहा कि खुशी मनाने का रात है, खुशी मनाना ही चाहिए, जीत मिली हुई, हमें आज़ादी मिली हुई है, लेकिन उसके साथ साथ कहा गया कि हमें सावधान रहना है। पहरेदार यानी पहरू यानी पहरेदार, तो हमें सावधान रहना है। क्यों? कि हमारे देश के द्वारा ने देश की सीमाएं आज भी उसी समय जब हमें आज़ादी मिली तब वो खुली थी, तय हुई नहीं थी। तो इसीलिए उन्होंने कहा कि हमारे देश के द्वार खुले यानी सीमाएं खुली वैसी ही खुली हुई है, तो वहाँ पर उसकी देश की रक्षा करने के लिए हमें उस दिए की तरह रहना है कि जो दिया अगर घर में, अगर कमरे में हम देखते हैं मकान में अचानक से बिजली चली जाती, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है, तो आपने देखा होगा कि एक छोटा सा दिया हम रोशन करते हैं तो पूरे अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। पर अगर हमने उसके बारे में थोड़ा निरीक्षण किया, गौर फरमाया, उस पर कुछ बातें हमने सूक्ष्म रूप से अगर हमने देखी, तो हमें पता चलता है कि वो दिया जब अंधेरे को रोशनी में बदलता है तो कब बदलता है कि जब वो खुद अपने आप को उसकी बाती जल जाती है, तब जाकर वह अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। तो वैसे ही कहा गया कि हमें भी देश की रक्षा उस समय हमारी जो भी सीमाएं खुली हुई है उसकी रक्षा भी उस दिए की तरह करनी है कि जो अपने आप को मुसीबत में डालकर वो अंधेरे को रोशनी में बदल देता है। तो कहा गया कि हमें भी उस प्रकार से देश की रक्षा करनी है और जो भी है आज़ादी का जश्न मनाना ही है, लेकिन सावधानी रखते हुए। फिर उसके बाद आगे कहा, प्रथम चरण ने स्वर्ग का है मंजिल का छोर, इस जनमत से उठ आई पहली रतन हिलोर, अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर। क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, ले युग की पतवार बने अम्बुदी महान रहना, पहरुए सावधान रहना। अब देखो यहाँ पर कहा गया कि प्रथम चरण है नए स्वर्ग का, यानी वो हमें जो आज़ादी मिली हुई, हमारे देश को आज़ादी मिली हुई, उसे स्वर्ग जैसा एक खूबसूरत बनाने की तरफ हमारा पहला कदम है, वो हमारा पहली मंजिल है। लेकिन जब उसे प्राप्त करना है या उसे सही रूप से, आज़ादी को सही रूप से चारों तरफ वो आज़ादी का महत्व लोगों को समझाना है, उसे स्वर्ग जैसा बनाना है, तो कहा गया है कि आज़ादी सिर्फ हमारे देश के लिए या जीवन के लिए एक तरीके का पहला कदम है। और वो कब मिल पाई आज़ादी हमें? एक दो लोगों के कारण तो नहीं मिली भी, पूरे देश की जनता में जब देशभक्ति की लहर जागृत हो गई, सब पूरी जनता देशभक्ति से उनके अंदर वो जो भी प्रेरणा जागृत हुई थी वो प्रोत थे, तब जाकर हमें आज़ादी मिली हुई है। और कहा गया कि जब आज़ादी मिली है, लेकिन कवि ने कहा कि अभी शेष है पूरी होना जीवन मुक्ता डोर, यानी अभी तो सही रूप से, सही मायने में उस आज़ादी का महत्व, वो आज़ादी सही रूप से स्वर्ग जैसे बनाना, ये तो अभी बाकी है। क्यों? कि कहा गया कि क्योंकि नहीं मिट पाई दुख की विगत सावली कोर, यानी देखो आज़ादी मिलने से पहले हमारे देश में अलग अलग प्रकार के भेदभाव थे, अलग अलग प्रकार की पाबंदियां थी, लोगों में कई सारी तकलीफें पहले भी थी। क्योंकि मैंने पहले भी कहा कि अंग्रेज चले गए, लेकिन शासन करने वाले, उनके आदेशों का पालन करने वाले हमारे देश के ही लोग हुआ करते थे, और वही उन्हीं लोगों के साथ हमारे सामान्य जनता का लेन देन हुआ करता था, जिसके कारण उनके मन में वो जो भी अंग्रेज सरकार के जो भी नौकर हुआ करते थे, उनके बारे में जो मन में द्वेष भावना थी, उनके बारे में जो गलत धारणाएं या जो भी हकीकत भी हो सकती है, वो जो थी वो दूर होना, उनके मन में जो तकलीफें है उसे दूर करना, ये काफ़ी बड़ा मुसीबतों का काम था, मुश्किलों का काम था। तो कवि ने कहा कि हमें जिस प्रकार से समंदर में एक नाव एक जगह से दूसरी जगह पर जाने के लिए वो एक लकड़ी का इस्तेमाल करते हैं, नाव को, जो नाविक होता है वो नाव को आगे लेने के लिए उसे पतवार कहा जाता है, उस पतवार के माध्यम से वो एक जगह से दूसरी जगह पर चला जाता है, तब जाकर वह समंदर के किसी किनारे पर अपनी नाव को लेकर जाता है। तो वैसे ही कहा कि आज़ादी यानी नाव है। अब उसी नाव को कहा गया कि एक तरीके से हमें पूरी भारत देश के जनता में उसकी खुशी की लहर पहुंचानी है, तो एक जगह से दूसरी जगह पर उसे लेकर जाना है उस आज़ादी को। तो कहा गया कि ये नौजवानों को वो पतवार की तरह काम करना होगा, और कहा गया कि वो अम्बुद यानी सागर की तरह, समंदर की तरह महान भी रहना है। क्योंकि आपने देखा होगा जो समंदर होता है या सागर होता है वो काफ़ी बड़ा, उसका दिल बड़ा होता है, उसमें आपने देखा होगा
कि हम किस प्रकार से उसमें क्या क्या फेंकते, क्या क्या डालते, उससे क्या क्या होता है, फिर भी कभी वहां पर भेदभाव नहीं करता है। तो जब उसे आज़ादी को सही रूप से स्वर्ग जैसा बनाना है, तो कवि ने कहा कि हमारे देश के नौजवानों को हमेशा चौकन्ना और सतर्क रहना है, सावधान रहना है, तब जाकर सही मायने में हम आज़ादी का महत्व लोगों को समझा सकते हैं। फिर उसके बाद अगले चरण में कहा, विषम श्रृंखलाएं टूटी है खुली समस्त दिशाएं, आज प्रभंजन बनकर चलती युग बंदिनी हवाएं, प्रश्न चिन्ह बन खड़ी हो गई ये सिमटी सीमाएं, आज पुराने सिंहासन की टूट रही प्रतिमाएं, उठता है तूफान इंदु तुम दीप्तिमान रहना, पहिरुए सावधान रहना। अब देखो यहां पर कहा गया कि विषम श्रृंखलाएं टूटी है, यानी यहां पर जो अलग अलग प्रकार का जो भेदभाव हुआ करता था, जैसे मैंने कहा कि ये शूद्र है, यह उच्च जाति का है, यह नीच जाति का है, ये इस प्रकार के जो भेदभाव हुआ करते थे, तो कवि ने कहा कि वो अभी उसकी जो भी अलग अलग पाबंदियां है, अलग अलग प्रकार के भेदभाव है, ये जो विषमता है, भेदभाव है, वो कहा गया कि ये अभी टूटा हुआ है, पाबंदियां टूट चुकी है। और अब पूरे हमारे देश में कहा गया कि एक खुली आज़ादी है, कोई यहाँ भी जा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, उस प्रकार की आज़ादी वहां पर उसका मतलब था। लेकिन कवि ने कहा कि आज प्रभंजन बनकर चलती है एक बंदिनी हवाएं, यानी यहाँ पर जो भी उस समय देखो कोई भी काम बनता है, तो जब आंधी आती, तूफान आता है, तो ही आज़ादी, यानी तो ही कुछ चीज़ें जैसे हमने देखा हुआ है कि तूफान आता है तो कई सारी चीज़ों को बर्बाद भी करता है। तो वैसे ही कहा गया कि ये जो आज़ादी की आंधी आई थी, आज़ादी का तूफान आया हुआ है, तो उसके कारण देश में जो अलग अलग प्रकार के भेदभाव है, अलग अलग प्रकार के रीति रिवाज है, उस तूफान में सब नेस्तनाबूद होने वाले थे। पर कहा गया कि उस समय एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह सामने खड़ा था कि ये जो लोगों के बीच भेदभाव था, लोगों के बीच जो मन में अलग अलग प्रकार की जो भावनाएं थी, जिसमें कहा गया कि आपने देखा होगा कि उस समय अंग्रेज, मैंने जैसे कहा कि अंग्रेज सरकार तो ऐसे चले गए, अंग्रेज चले गए, लेकिन यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग थे कि जिन्होंने अपना एक रुतबा बनाया हुआ था, अपना एक राजकाज बनाया था। तो उनका भी कई बार आपने देखा होगा, आज़ादी के बाद हमारे देश में कई सारे राजा रजवाड़ों के अलग अलग संस्थान हुआ करते थे, और उस संस्थान को हमारे देश में विलीन करना पड़ा, उनको सम्मिलित करना पड़ा। लेकिन कुछ संस्थान ऐसे भी थे कि जिन्होंने आसानी से अपने आप को हमारे देश में या हमारे देश का हिस्सा मानने से इनकार कर दिया था। तो आपने देखा होगा कि फिर ऐसे सिंहासन जो थे, इनको भी अपने सिंहासन से, अपने पद से हटना पड़ा, और उसके साथ साथ जो भी अलग अलग तरीके की लोगों की प्रतिमाएं लोगों के बीच बनी हुई थी, कोई अच्छा भी हो सकता है, कोई बुरा भी हो सकता है उस समय, तो ये सब कुछ था, ये सब कुछ कहा गया कि उस आज़ादी के तूफान में जो हमेशा के लिए टूट गया था, हमेशा के लिए वो समाप्त हुआ। लेकिन उसी बीच कहा गया कि हमने देखा होगा कि जिस प्रकार से हम देखते हैं कि आसमान में रात के अंधेरे में अगर चांद निकलता है, तो चांद जब रोशनी देता है तो सभी को एक समान रोशनी देता है। वो कभी भी किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता। वो ये नहीं कहता कि ये अमीर है तो इसको रोशनी देना है, ये गरीब है या भिखारी है जिसको अंधेरे में रखना है। वो हमेशा अपना काम एक जैसा करता है, सभी जगह पर एक जैसी रोशनी वो बिखेरता है, सब जगह पर एक जैसी रोशनी देता है। तो हमारा भी काम है कि उस अंधेरे की रोशनी में, अंधेरे के उजाले में हमें हमारे देश की उस चांद की तरह रोशनी फैलाते हुए, यानी आज़ादी की रोशनी, आज़ादी की खुशियों की रोशनी हमारे नौजवानों को, युवकों को सब तरफ, चारों तरफ फैलानी है। और वो कब फैलानी है? सतर्क रहकर, सावधान रहकर उसे आज़ादी का महत्व समझाना है। फिर उसके बाद आखिरी जो चरण है उसमें समझाने का प्रयास किया है। ऊंची हुई मशाल हमारी आगे कठिन डगर है, शत्रु हट गया लेकिन उसकी छायाओं का डर है। शोषण से मृत है समाज, कमजोर हमारा घर है, किंतु आ रही नई जिंदगी यह विश्वास अमर है। जनगंगा में ज्वार लहर तुम प्रवाहमान रहना, पहिरुए सावधान रहना। अब देखो यहाँ पर कहा गया ऊंची हुई मशाल हमारी, यानी आज़ादी मिलने के कारण पूरी दुनिया में हमारा जो परचम था, हमारी जो भी सर ऊंचा हुआ, हमें कहा गया हम एक फक्र के साथ दुनिया में एक आज़ाद देश के रूप में हम अभी घूमने वाले थे, या एक तरीके से हमारे पास आज़ादी थी, तो हमें जीत मिल चुकी थी।
लेकिन कहा गया कि दुनिया के सामने हम आज़ादी के लिए, आज़ादी मिली हो खुशी की तो लहर मना रहे, खुशियां मना रहे, लेकिन उसके सामने मैंने जैसे कहा था कि आज़ादी मिलने में तुरंत पूरा देश खुशियों से, तो कुछ पल के लिए खुशी हुई, पर हमारे देश के सामने जो मुसीबतें थे, जो अलग अलग तरीके की चुनौतियां थी, वो तो पूरी नहीं हुई थी। तो कहा गया कि इसके बाद कहा गया कि आगे कठिन नगर, यानी आगे का जो रास्ता ये काफी मुसीबतों से भरा हुआ था आज़ादी के बाद का। क्यों? कि शत्रु यानी अंग्रेज तो चले गए, ये हमें पता है कि वो अंग्रेज थे, वो चले गए, लेकिन कवि ने कहा कि छायाओं का डर है। छायाओं का डर मतलब क्या है? कि अंग्रेजों के विचारों के, अंग्रेजों के ही मुलाजिम थे, यानी उनके पास नौकरी करने वाले हमारे देश के कई सारे लोग थे। आपको पता होगा कि हमारे देश के जनताओं पर सबसे ज्यादा अत्याचार, सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे ही देश के लोगों ने, हमारे देश के लोगों को ही सबसे ज्यादा तकलीफ या जो भी चोट पहुंचाई हुई है। क्योंकि अंग्रेज सरकार, अंग्रेज के जो भी ऑफिसर हुआ करते थे, वो सिर्फ आदेश दिया करते थे, हुक्म दिया करते थे, उस आदेश का पालन करने का काम हमारे ही देश के लोग, उनके पास जो नौकरी करते थे, उनकी गुलामी करते थे, ऐसे लोग किया करते थे। उन्होंने उनके अंदर कभी हमारे देश के जो भी देश के जो भी लोग हैं, सामान्य लोग हैं, उनके प्रति उनके मन में कभी भी देश भावना की भक्ति या देश भावना की भावना कभी भी नहीं आई उनके अंदर। तो वो हमेशा अपने आप को अंग्रेज ही समझते थे और उस प्रकार का बर्ताव करते थे। लेकिन अंग्रेज चले गए, 3 लोगों को तो यहां से बाहर नहीं निकाल पा रहे थे। तो कहा गया कि अंग्रेजों के विचारों के जो लोग यहाँ पर मौजूद थे, वो जो यहाँ रहते थे, जो यहाँ लोग थे, उनका सबसे बड़ा हमें खतरा था। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि देश को, देश के बाहरी जो गद्दार होते, बाहरी जो दुश्मन होते, उनसे निपटने के लिए हमारे देश के जो भी फौजी है वो हमेशा सतर्क और उतने सक्षम है। लेकिन देश के अंदर जो अंदरूनी देश के गद्दार होते हैं, वो कई बार हमने देखा हुआ है कि वो सबसे खतरनाक होते, उन्हें पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। तो कहा गया है कि वो तो चले गए और हमारे देश को सबसे ज्यादा हमारे सामान्य लोगों का शोषण या उनको जिस तरीके से पीड़ा पहुंचाई गई है, तो अपने ही लोगों ने उनको सबसे ज्यादा पीड़ा पहुंचाई हुई थी। तो उस पीड़ा के कारण, उनको तकलीफों के कारण कहा गया कि हमारे देश के सामान्य से सामान्य लोग, कहा गया कि शोषण के कारण, उनको तकलीफों के कारण, उनकी पीड़ा के कारण कहा गया कि वो जिंदा होकर भी मरे हुए लोगों के समान है। उस प्रकार का हमारा समाज बन चुका था। उन्हें कोई आस भी नहीं थी कि कुछ अच्छा हो सकता है। तो इसलिए कहा गया कि शोषण से मृत समाज, यानी उनका इतना शोषण किया, उनकी इतना पीड़ा पहुंचाई गई कि जिसकी वजह से वो जिंदा होकर भी मरे हुए लोगों की तरह है और वो हमेशा के लिए कमजोर बन चुके थे। अब वो कमजोर बन चुके थे, सामने तो एक अच्छी खासी आज़ादी की जिंदगी आई हुई है, और आज़ादी की जिंदगी आई हुई है, ऐसे मरे हुए, मतलब जिंदा होकर भी जो मरे मरे हुए लोगों के समान है, ऐसे लोगों में हमें एक ऐसा विश्वास दिलाना है कि आज़ादी मिली हुई, एक नई जिंदगी आई हुई, चारों तरफ खुशियों की लहर छाई हुई है, ये भरोसा दिलाना उस समय सबसे बड़ी चुनौती हमारे देश के सरकार के सामने को, नौजवानों के सामने को, ये सबसे बड़ी चुनौती थी। और इस चुनौती को कहा गया कि बरकरार रखना, उसे पूरा करना, यह नौजवानों का काम था। और कहा गया कि लोगों के बीच जो आज़ादी मिलने के कारण जो खुशी की लहर आई थी, एक प्रेरणा बन चुकी थी। तो कवि ने कहा कि उस खुशी की लहर को हमें हमेशा बरकरार रखना, उसे कमजोर नहीं होने देना है। उस प्रेरणा के कारण, उस खुशी की लहर के कारण हम देश को बदल सकते थे, देश में आज़ादी का महत्व समझा सकते थे। और लोगों को कहा गया कि उस समंदर में जो लहर आती है, तो लहर आती है तो आपने देखा होगा कि वो उसके किनारे, लहर के बीच जो भी आता है तो उसे सब अपने चपेट में लेकर वो चली जाती है। तो खुशी की लहर भी वैसी है, जो दुख था, दर्द था, तकलीफें थी, अलग अलग प्रकार के भेदभाव थे, अलग अलग प्रकार की पाबंदियां थी, ये सब कुछ निपटना, उसे सब कुछ लोग, वो सब चीज़ों को मिटाना, ये नौजवानों का काम था। और उसे सही रूप से सतर्क रहकर हमें देश की आज़ादी का महत्व लोगों तक उत्साह के साथ, भरोसे के साथ पहुंचाना उस समय के सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी। यही यहाँ पर जो भी कवि है गिरजा कुमार माथुर जी, उन्हें इस कविता के माध्यम से यही समझाना था कि हमारे देश में स्वतंत्रता के बाद, यानी आज़ादी मिलने के बाद, विदेशी जो भी अंग्रेज सरकार है, अंग्रेज तो यहाँ से चले गए, चारों तरफ जो भी उल्लास छाया हुआ था, चारों तरफ खुशियों की लहर छाई हुई थी, हर एक देश के हर एक नौजवान में, हर एक लोगों में, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो बूढ़ा हो, भिखारी हो, किसी जाति का हो, महिला हो, पुरुष हो,
सभी लोगों में जो आज़ादी के कारण उत्साह भरा हुआ था, जो जोश आया हुआ था, उस जोश को कहा गया कि उस उत्साह को हमेशा एक सजग नागरिक के रूप में देश के सब कोने में चारों तरफ दुख को दूर करते हुए, पाबंदियों को दूर करते, उनके बीच जो अलग अलग भेदभाव था वो सब कुछ दूर मिटाकर, जो भी उस समय का पीड़ित शोषक जो समाज था, जो शोषण के कारण, पीड़ा के कारण, तकलीफों के कारण जो मृत प्राय, यानी जैसे मैंने कहा कि वो जिंदा होकर भी मरे हुए लोगों के सामने ऐसे समाज को फिर से नए रूप से उनमें भरोसा दिलाकर, विश्वास दिलाकर, उन्हें नए रूप से जिंदगी की तरफ देखने का नजरिया बदलना था और उन्हें सही मायने में आज़ादी का महत्व समझाना था। ये यहाँ पर उन्होंने समझाने का प्रयास किया हुआ है। क्योंकि आज़ादी मिली तो आज भी हम देखते हैं कि हमें आज़ादी मिलके तकरीबन 75 साल हो चुके हैं, फिर भी हमारे देश में कई सारी ऐसी समस्या आज भी चुनौतियां बनकर सरकार के सामने जैसी की वैसी खड़ी हुई है। और जैसी की वैसी खड़ी हुई है तो सरकार अपने अपने तरीके से आज भी कोशिश करती है, उस समय भी कोशिश की गई। सरकार अकेले ही ये सब कुछ काम नहीं कर सकती, उसके लिए लोगों के, जनता को, हर एक धर्म के, हमारे देश में रहने वाले जितने भी समाज, जितने जाति वर्ग के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, सभी को अपने आप को उस प्रकार से बनाना होगा, तब जाकर सही मायने में लोगों को आज़ादी का महत्व पता चलेगा, आज़ादी का अर्थ पता चलेगा और उसका सही रूप से जो भी आनंद ले सकेंगे। यही यहाँ पर गिरिजा कुमार माथुर जी ने 15 अगस्त इस कविता के माध्यम से समझाया हुआ है। अब जो बचा हुआ है इसमें होमवर्क है, यानी उसका स्वाध्याय है। फिर स्वाध्याय के बारे में जो चर्चा है वो हम अगले लेक्चर में करेंगे, अगले वीडियो में उसके बारे में जानकारी लेंगे। अगर आपको ये जो मैंने 15 अगस्त कविता जो समझाने का प्रयास किया है इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, आप मेरे चैनल को, प्रोफेसर इलाही शेख, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए या उसे लाइक कीजिए, या उसमें कुछ बदलाव लाना है, उसमें कुछ आपको ऐसा लगता है कि कुछ उसमें नयापन होना चाहिए, उसमें किस प्रकार से सिखाना है, किस प्रकार से कुछ बदलाव लाना है, तो आप उसमें कमेंट्स बॉक्स में या कमेंट में लिखकर मुझे भेज सकते हैं। तो आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स का यहाँ पर सकारात्मक रूप से उसके बारे में सोचा जाएगा और उस प्रकार से बदलाव लाने का प्रयास किया जाएगा। और आपके लिए ज़रूरत के हिसाब से अलग अलग प्रकार के जो भी पाठ्यक्रम से संबंधित, उसके अलावा दूसरे भी ज़रूरत के हिसाब से अगर आपको चाहिए पाठ्यक्रम के अलावा दूसरे भी वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन ज़रूरत यह है कि उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में जाकर उसके बारे में कमेंट्स लिखनी होगी, आपको बताना होगा कि कुछ क्या नयापन चाहिए और कौन से विषयों पर वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाया जाए, ताकि आपको वह अच्छे लगे और उसकी वजह से आपके ज्ञान में बढ़ोतरी हो, आपके नॉलेज में उसके बारे में जानकारी हो। कुछ हो सकता है कि आपसे कुछ मुझे नॉलेज मिलेगा तो मैं भी अपने आप को उस तरीके से सकारात्मक रूप से बदलाव लाकर आप तक नए नए वीडियो पहुंचाने का प्रयास करूंगा। धन्यवाद।